नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के लगातार बढ़ते कुनबे की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां देश में चुनाव से पहले एक बार फिर विपक्षी एकता की मजबूत कोशिश की जा रही है, तो एनडीए भी विपक्ष को काउंटर करने के लिए अपने कुनबे को बढ़ाने में जुट गया है। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में शामिल हो गए। इससे पहले बिहार से जीतनराम मांझी की पार्टी एनडीए का हिस्सा बनी। चिराग पासवान भी एनडीए के साथ जाने और मंत्रिमंडल में उनको शामिल किए जाने की चर्चा जोरों पर है। अजीत पवार गुट की एनसीपी और शिंदे गुट की शिवसेना भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। चर्चा अकाली दल और टीडीपी को लेकर भी खूब हो रही है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि अकाली दल की ओर से इन चर्चाओं को खारिज किया जा चुका है, लेकिन टीडीपी ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। उधर 23 जून को पटना में हुई बैठक के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं और अब 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में एक बार फिर से बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, जिसे काउंटर करने के लिए 18 जुलाई को बीजेपी ने भी एनडीए की बैठक बुलाई है। जानकारों के मुताबिक जहां विपक्ष की बैठक में पहले से ज्यादा 24 दल शामिल हो रहे हैं, तो वहीं एनडीए की बैठक में 30 पार्टियां शामिल होंगी। यानी लोकसभा चुनाव की बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। शह और मात का खेल भी शुरू हो चुका है। किसमें कितनी ताकत है, यह दिखाने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि देश के सबसे बड़े सूबे जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं, वहां एसपी एसपी के साथ आने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? क्या बीजेपी के बिछड़े साथियों को जोड़ने से विपक्ष को नुकसान होगा? और क्या विपक्ष को काउंटर करने का यह सही तरीका है? क्या विपक्ष बीजेपी को वाकई चुनौती दे पाएगा? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर विपक्ष सच में मोदी के लिए कोई चुनौती है? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। ...2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए। कई दिनों से चल रही अटकलों के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया गया। अमित शाह ने मुलाकात का एक फोटो भी शेयर किया, जिसमें राजभर के साथ उनके बेटे अरविंद राजभर भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान अमित शाह ने लिखा, राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। राजभर ने कहा कि हमारी पार्टी और बीजेपी ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी, इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता के बीच एनडीए की ओर से भी कुनबे को बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि बीजेपी कुछ नए और अपने पुराने सहयोगियों को एक बार फिर से अपने साथ जोड़े, ताकि विपक्ष को काउंटर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी को काउंटर करने के लिए अब एनडीए की ओर से भी अपने कुनबे को बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी ने यह फैसला कर लिया है कि जो भी उनके बिछड़े हुए साथी हैं उनको एक बार फिर से जोड़ा जाए और कुछ नए साथियों की तलाश भी बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है और इसी कड़ी में एनडीए का जो कुनबा है वो भी बढ़ रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी जुड़ गए। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के नेता प्रखर सिंह जी जुड़ गए।
इसके अलावा दयाराम भार्गव जी जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इन सब के अलावा सर्वेश पाठक जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले दयाराम भार्गव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि एनडीए के साथ जाना आपके लिए जरूरी था या आपकी मजबूरी थी? क्योंकि एनडीए का हिस्सा तो आप पहले भी थे, आप पहले एनडीए में थे, और जब आपने एनडीए छोड़ा, मुझे अच्छे से याद है कि यह कहा गया ओपी राजभर की ओर से कि बीजेपी में, एनडीए में दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, पिछड़ों की किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है और इसीलिए हम एनडीए को छोड़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्या कुछ हो गया जिससे आपको लगता है कि एनडीए में ही इन सब का सम्मान होगा? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2022 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सावधान यात्रा के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित समाज हमने जाने का काम किया। सावधान यात्रा का समापन गांधी मैदान पटना के बिहार में हमने किया। उसके बाद तुरंत उत्तर प्रदेश के 18वें मंडल में महिला हक अधिकार रैली के माध्यम से 6 मंडलों में हमने महिलाओं को इकट्ठा करके स्वयं महिलाओं ने आकर के इस बात को रखा कि अगर हम देश में हैं, हम प्रदेश में हैं और आज की वर्तमान की सरकार ये कहती है कि आधी आबादी जो है महिलाओं की है, तो महिलाओं के हक अधिकार के लिए हमारे पार्टी के जो दबे कुचले नेता हैं, जो वंचित समाज से हमारी पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी बने हैं, उनके काम जो चौकी, थाने, न्यायालयों में, क्या नाम है, ब्लॉकों में नहीं हो रहा है। ये उन लोगों की मांग थी। कहीं ना कहीं हम लोगों की जो छोटे छोटे कार्य, हमारी जो उपलब्धि होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की छतरी यानी सरकार में जा करके हम लोगों की मांग को दोहराई जाए। तो उसी सिलसिले में लेकिन जब आप एनडीए का हिस्सा थे तभी आपको नहीं दिखाई दे रहा था क्या? नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ भाई, ये बात तो पहले भी थी जो बात अब आप कर रहे हैं। तो क्या उस वक्त ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि अगर हम एनडीए के साथ छोड़ेंगे तो ये परेशानी हमारे सामने आएंगी जो आ रही है अभी? अमित जी सुन तो लीजिए, बोलिए। हम जनता की आवाज, हम वंचित समाज की आवाज, पिछड़े दलों की आवाज, इन मुद्दाओं को लेकर के पहले भी मुकर रहे, आज भी रह रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिन मुद्दाओं को हम उठा रहे थे, उस मुद्दाओं को चाहे राष्ट्रीय पार्टी, चाहे प्रदेश प्रादेशिक पार्टी रही हो, उन मुद्दाओं को कोई उठाने का काम नहीं करता। हम जातिवार जनगणना की बात कर रहे थे, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, हम दबे कुचले असहायों की बात कर रहे थे, हम जो शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे थे। हमारे मुद्दे अलग कहा थे अमित जी, हम तो उन्हीं मुद्दाओं को लेकर के तब भी थे, आज भी हैं। आज जो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के साथ में 14 जुलाई को जो बैठक हुई है दिल्ली में, कहीं ना कहीं इसमें कोई न कोई चर्चा सार्थक हुआ होगा, और सार्थक हुआ जब तो आप ये कहिए कि समाजवादी पार्टी के साथ आपकी पट नहीं रही थी, वहां आपको परेशानी हो रही थी। अखिलेश यादव ने जो कहा वो बात आप जो मांग कर रहे थे, अखिलेश यादव ने उसको सुना नहीं। उसके बाद आपकी ये मजबूरी थी कि आप एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बन जाए। मतलब मैं ये मानूं कि आप मजबूरी में आए या आपके लिए जरूरी था? मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अमित जी, हमने जो है समाजवादी पार्टी के गठबंधन से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अलग नहीं हुई है। तो अखिलेश यादव जी ने, उनकी पार्टी ने स्वयं हमको तलाक दिया, हमने स्वीकार कर लिया। आप समझिए 2022 के चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जैसे हम लोग इससे बाहर आते हैं, उसी के बाद जो है देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो सत्ता पक्ष की तरफ से जो है आज के मौजूदा राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जीते, विपक्ष के सिन्हा जीते। आप देखिए उसी समय जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय से एक प्रेस नोट जारी होता, कॉल आता है कि राजभर जी अपने 6 विधायकों के साथ में लखनऊ में आप आ जाइए, और शाम को 4 बजे जो है जो विपक्ष के घटक दल है, जो उनके क्या नाम है राष्ट्रपति के उम्मीदवार है, सिन्हा जी आ रहे हैं लखनऊ में, हम एक साथ बैठक चर्चा करेंगे। उसके बाद 100 क्या नाम विधायकों को आदरणीय नेताजी बुला लेते हैं लखनऊ में, लेकिन उसके 1 घंटे बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय से आता है कि ये जो है क्या नाम है बैठक नहीं हो रही है, आप अपना देख लीजिए, उधर में आगे जो होगा बताया जाएगा। लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिखाई दिया कि उसी दिन शाम को 4 से 5 के बीच में जो है सिन्हा जी के साथ में समाजवादी पार्टी और घटक से लोग बैठते हैं। तो आप बताइए हम कहाँ गलत है? चलिए, कुल मिलाकर के अब आप एनडीए के हिस्सा हैं, अब आप एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल साफ हो गया है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन मुकेश जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या आप तक? आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? हाँ मुकेश, हाँ बिल्कुल आ रही है, प्रॉपर आ रही है। मुकेश जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जो आपके विरोधी हैं, यानी कि जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप तो दावा ये करते थे कि मोदी वर्सेस ऑल, आप मोदी वर्सेस ऑल का दावा करते थे, लेकिन 18 जुलाई को जो आपकी बैठक होने जा रही है उसमें अब 30 से ज्यादा पार्टियां शामिल होंगी।
एनडीए की जो बैठक आपकी ओर से बुलाई गई है, जो विपक्ष की बैठक होनी है 17-18 जुलाई को, 17 को तो रात्रि भोज है, लेकिन 18 को वो बैठक होनी है, उसमें मात्र 24 पार्टियां शामिल होंगी। हालांकि वो पहले से ज़्यादा है, पहले 15 पार्टियां शामिल हुई थी 23 जून को जब पटना में हुई थी बैठक, और इसमें 24 से 25 पार्टियां शामिल हो रही हैं। लेकिन फिर भी एनडीए से बड़ा, एनडीए का कुनबा जो विपक्षी एकता है उससे बड़ा है। फिर मोदी वर्सेस ऑल की कहानी कहाँ है इसमें? नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो एनडीए की कोई स्थापना 18 जुलाई को नहीं हो रही, ये बहुत पहले 1998 में हो गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। तो एनडीए हमारा पुराना कुनबा है, और ये कोई हमारी आज की फिलॉसफी नहीं, ये दर्शन हमारा बहुत पुराना है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए, सभी लोगों का विकास होना चाहिए, जो कि मोदी जी के अपना एक बहुत बड़ा संदेश है देश के लिए कि सबका साथ सबका विकास। तो हम सभी पार्टियों के साथ समन्वय करना चाहते हैं। मुकेश जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मुकेश जी, मैं जो आप जो कह रहे हैं ठीक है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ भाई कि एनडीए की स्थापना अभी तो नहीं हुई, ये तो मैं भी जानता हूँ कि एनडीए अभी तो नहीं बना है, ये भी मैं मान रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या विपक्षी एकता जो देखने को मिल रही है और उसके साथ एक के बाद एक जो पार्टियां जुड़ रही हैं, क्या उसी को ध्यान में रखते हुए अब बीजेपी की भी मजबूरी बन गई है कि बीजेपी जो है वो अपने कुनबे को मजबूत करे, एनडीए को मजबूत करे, और जो साथी उनके बिछड़ गए उनको साथ में लाए एक बार फिर से, और कुछ नए जो साथी उनकी तलाश करे? ये मजबूरी है क्या आपकी? बिल्कुल मजबूरी। क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि आप डर गए, विपक्षी एकता से आप डर गए। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है प्रो इनकम्बेंसी एंजॉय करी है। आप 2014 के चुनाव के रिजल्ट देख लीजिए और 2019 के चुनाव के देख लीजिए, उसमें लगातार इजाफा और बढ़ोतरी हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कहीं भी किसी किस्म से कम नहीं हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ तमाम ऐसे, जैसे अब ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अब वो वहां पे समाजवादी छोड़ करके हमारे साथ आए, तो उनको लगा कि दलितों और कुछ लोगों का जो है वहां पर हित नहीं रखा जा रहा है, तो हम पर लांछन लगाए जाते हैं कि आप साहब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। जिनको हमारे आइडियोलॉजी से, जैसे शिवसेना ने हमको छोड़ा, अंतोगत देखिए उनका क्या हश्र हुआ। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन किया और उनको अब महसूस हुआ कि हमने बड़ी गलती करी, और उनका उसको जो है पछतावा अभी तक होगा। और आज वही है कि आज एमवीए जो है टूट गई है। तो क्या है, ऑपोजिशन की यूनिटी में मान लीजिए काल्पनिक है भी, पहले तो काल्पनिक नहीं, दलदल है बिल्कुल। अगर ये हो भी जाती है तो इनके आपस के जो समीकरण में इतने ज्यादा मतभेद और मनभेद हैं कि ये किसी भी प्रकार से जुड़ करके 2024 तक नहीं। लेकिन मुकेश जी, अगर ये स्थिति वहां पैदा होगी, ये स्थिति अगर वहां पैदा होगी, तो ये स्थिति तो आपके यहां भी पैदा होगी। अगर कुनबा बढ़ रहा है तो कुनबा अपने हिसाब से फिर वो एडजस्टमेंट भी तो उसका देखना पड़ेगा ना। तो ये दिक्कत अगर उधर होगी तो इधर भी होगी, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ नहीं, क्योंकि नहीं, अगर ओपी राजभर को आप सुनेंगे ठीक से तो आपने सुना होगा कि भाई हमने अपनी बात रखी उनके सामने, और हमारी अमित शाह जी से बात हुई है, उन्होंने हमें फोन किया, उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप कहाँ इधर से उधर भटक रहे हैं, आप आइए ना हमारे साथ। तो अगर बातचीत हुई है तो ऐसे तो है नहीं कि वो एक ही फोन पर चले आए होंगे, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। नहीं, देखिए सभी की महत्वाकांक्षा होती है। अब जिस प्रकार से देखा जाए तो ये महत्वाकांक्षा होना जो है, मैं समझता हूँ पासवान जी के पुत्र जो हैं उनकी भी महत्वाकांक्षा है, वो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ। मोस्ट प्रोबेबली हमारे साथ ये अपना अजीत सिंह जी के पुत्र भी जुड़ना चाहते हैं। तो जुड़ने की तो इच्छा एनडीए के साथ सबकी है, मैं आज आपको बता दूं। अब आप देख लीजिए एनसीपी ने हमारे साथ हाथ मिलाया है, तो इनके अंदर जो वो समझ गए हैं कि अगर स्थायी सरकार कोई दे सकता है तो एनडीए दे सकता है। ये जो यूपीए की सरकार जो अभी जो इसका नाम जो बन गया है वो पेट्रियोटिक अलाउंस, डेमोक्रेटिक अलाउंस, पीटीए, वो उनको पता है। तो हमारे आप किसी के दिल की इच्छा देख लीजिए, वो उसका मन करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक स्थिर सरकार केंद्र में देने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से प्रगति चौतरफा एनडीए के दौरान हुई है, मैं समझता हूँ कभी भी इस प्रकार की प्रगति नहीं हुई है। जो भी देश के प्रति निष्ठा रखता है या देश के प्रति, आप देख लीजिए हमारी सरहदें कितनी सुरक्षित हो गई है, किस प्रकार से हमारे डिफेंस फैक्ट्स हो रहे हैं, तो और किस प्रकार से हमारी आर्थिक प्रगति कितनी त्वरित गति से हो रही है। आज हम तीसरी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड में बन चुके हैं। तो उनको मालूम है कि अगर देश के साथ आपका देश का हित है तो एनडीए, और इसमें बुलाने में अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम तो 303 सीट जीते हैं। आप ये देख लीजिए 2019 के चुनाव में, तो हमको मेजोरिटी की वजह से नहीं, हमने बिहार के अंदर नीतीश बाबू को, जबकि उनकी कम सीट थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो हमारा जो दर्शन बहुत व्यापक है। और आपने देख लीजिए 2019 के चुनाव में भी
हमने 80% सीट अपनी लगी थी, 20% सीट औरों के लिए छोड़ी थी। ठीक है मुकेश जी, मैं आता हूं। जीत सकते थे ज्यादा। अच्छा जल्दी से जल्दी से बोलिए। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम लोग कोई घबरा करके या कोई असुरक्षा लेकर के हम ये एनडीए को बढ़ावा नहीं कर रहे, एक्सपेंड नहीं, ये स्वतः ही हमारे साथ लोग जुड़ना चाहते हैं और उनका पता है यही विनिंग शिप है, इसी के ऊपर बैठेंगे तो जीतेंगे। बाकी देख लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी को महसूस हो गया कि किस प्रकार से जो है उन्होंने वहां पे देख लिया कि यहाँ पर पार्टी में कुछ नहीं होना। ऐसी घोषी के एमएलए दारा सिंह, उन्होंने भी छोड़ दिया उनको। तो सपा के अभी उनके पुत्र कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मुझे लगता है सपा तो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ गई है। तो वो उसका कारण क्या है कि हमारे पास नेचुरल मैग्नेटिक फोर्स है और वो भी हमारे काम के आधार पर। ठीक है, लेकिन प्रखर जी, मुकेश जी सही तो कह रहे हैं कि भाई उनके जो बिछड़े साथी हैं अगर वो फिर से आ रहे हैं तो उनका वो स्वागत कर रहे हैं दिल से, इसमें नया क्या है। वो तो भाई पहले भी तो ओपी राजभर एनडीए का हिस्सा थे ना, उनके साथ ही तो उसमें डरने वाली और जो बार बार आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये डरे हुए हैं, इनके नीचे से जमीन खिसक गई है, इसीलिए लगातार पार्टियों को तोड़ रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बुराई क्या है। आप भी तो कर रहे हैं, अगर बीजेपी कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या है। प्रखर जी बोलती थी, देखिए अमित जी, अभी तक बीजेपी बोलती थी एक अकेला सब पे भारी। अब उस अकेले को डर लगा, विपक्षी एकता से डर लगा, तो सबको जोड़ने चल पड़े। देखिए लास्ट टाइम जो एनडीए की मीटिंग हुई थी वो प्रवासी भारतीय भवन में हुई थी, जिससे कन्वीनर चंद्रबाबू नायडू थे। उसके बाद एनडीए की कोई मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने ना उपराष्ट्रपति जब चुनना था तो मीटिंग नहीं करी, राष्ट्रपति जब चुनना था कोई नहीं मीटिंग करी। आपके पासवान जी की पार्टी बीजेपी ने स्वयं तोड़ी है। अब उनको साथ में ला करके कहें कि हम बहुत मजबूत हो रहे हैं, तो भाई देखिए वो ना तेजस्वी की पार्टी से ज्यादा मजबूत है और वो पार्टी ना नीतीश जी की पार्टी से ज्यादा मजबूत है। रही बात राजभर जी की, तो राजभर जी देखिए समय के तरीके हैं, किधर जाएंगे और कितना बदलेंगे किसी को कुछ नहीं पता है। तो राजभर जी की बात मत करें, उनको अब हमारी तरफ आ जाए, कहां चले जाए किसी को कुछ नहीं पता। नहीं मतलब नहीं प्रखर जी ये तो हंसी वाली बात आप कर रहे हैं। मतलब नहीं प्रखर जी, क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि ओपी राजभर आपके साथ आएंगे? कैसी बात आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं प्रखर जी, कांग्रेस पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी, यार मेरी बात तो ये तो आप एक शिगुफा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर, ये आप एक शिगुफा छोड़ रहे हैं। बाकी आपको लग रहा है कि ओपी राजभर आपके साथ आएंगे? वो सवाल ही पैदा उनके आदित्यनाथ उनको लेंगे कि नहीं लेंगे, आदित्यनाथ जी उनको मंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, उनके लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया था आप स्वयं जानते हैं। तो देखिए इस पर देखो बीजेपी की क्या बात बताऊं, कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं। देखिए बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी जी की बात करता हूं मैं, उनको प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे देश भारत के प्रधानमंत्री या इंडिया के प्रधानमंत्री मंच से झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए मैं बोलता हूं कि बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी जी ने मंच से बोला कि अजीत पवार जी भ्रष्टाचारी हैं। नहीं प्रखर जी एक बात बताइए, देखिए उधर चर्चा हो नहीं, उधर हम चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। नहीं प्रखर जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा सर, पूरी बात सुन लीजिए। नहीं मैं पूरा मौका दूंगा सर, आप रखिएगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, पहले एक छोटा सा सवाल सुन लीजिए, मेरा एक छोटा सा सवाल सुन लीजिए सर, मेरे सेंटेंस को पूरा हो जाने दीजिए। नहीं सर, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं ना, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, बहुत जेन्युइन सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ सर, पहले मेरा सवाल सुनिए आप। प्रखर जी एक ही बात प्रखर जी अजीत पवार जी के लिए झूठ बोला था, या तो उन्होंने झूठ, या तो उनको लेने के बाद उन्होंने झूठ बोला। अरे अजीत पवार आज मिलकर आए, अजीत पवार तमाम अपने विधायकों के साथ गए आज, और शरद पवार से जाकर उन्होंने मुलाकात की है, उनके पैर छुए हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है सर। वहां क्या खिचड़ी पक रही है इसको भी ध्यान रखिए आप। माननीय शरद पवार जी जमीनी नेता है, उनके बिना वो पार्टी नहीं चल सकती। शरद पवार जी के मैं आपसे ये कह रहा हूं सर प्रखर जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि उधर हम चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, हम बात यहां पर यूपीए की नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं विपक्षी एकता। तो उसमें कांग्रेस कहां है? सवाल ये है भाई, उधर एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, उधर यूपीए का कुनबा बढ़ता तो माना जाता, लेकिन आप देखिए ना क्या हो रहा है, विपक्षी एकता, यानी कि कांग्रेस अपने आप को इसमें कहां पाती है? कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आज तक लगातार 75 सालों से बीजेपी को हराते हुए आई है और लगातार इनको हराया और आगे लगातार 2014 और 2019 में बुरी तरह से हारी भी, ये भी तो बताइए। राजस्थान में हराने जा रहे हैं, तेलंगाना में प्रखर सिंह जी 2014 और 2019 में बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हारी भी है, सबसे बुरी हार, ये भी तो बताइए। 2 बार रिजल्ट को 75 साल लगातार 2 बार रिजल्ट आज तक देख लीजिए, हमारे रिजल्ट में देख लीजिए किसका विनिंग रेशियो ज्यादा है।
चलिए ठीक है, इसका कौन ज्यादा बार जीता है? मैं आता हूं आपके पास। सर्वेश्वर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ एनडीए की ओर से अपने कुनबे को बढ़ाया जा रहा है, लगातार जो बिछड़े साथी हैं उनको अपने साथ लिया जा रहा है, नए साथियों की तलाश भी की जा रही है, कुछ ऐसे साथी हैं जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ विपक्षी एकता भी मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। 23 जून को पटना में बैठक हुई और अब 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है। वहां पर कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा पार्टियां जो हैं वो शामिल हो रही हैं, 24 से 25 पार्टियां शामिल होंगी। तो आप कैसे देख रहे हैं दोनों तरफ से जो शह और मात का खेल चल रहा है और शक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है, या यूं कह लीजिए कि एक ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किसमें कितना है दम? आप कैसे देख रहे हैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर इसको? देखिए अमित जी, सबसे पहले मैं यूपीए की बात करूंगा, जो विपक्षी एकता की बात हो रही है जी। अब देखिए, ये तमाम जो चीजें जो भी अभी ये दोनों हाथ उठा के एक मन से वो दिखाया जा रहा है, ये 2019 में चंद्रबाबू नायडू सिमिलर तरीके से कर रहे थे। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे ही उछल कूद जो थी विपक्षी एकता की, वो चंद्रबाबू नायडू अपने कंधों पे भार ले रखे थे। आजकल नीतीश कुमार ले रखे हैं। आपने पटना में देखा मीटिंग का क्या हर्ष हुआ। अरविंद केजरीवाल ने अपना एजेंडा चलाया, बीच मीटिंग को छोड़ के चले गए। ममता बनर्जी भी कुछ देर के बाद चली गई। तो यहाँ पे इनके जितने भी कुनबे हैं विपक्षी में, वो सबके सब अपने एजेंडे हैं। अगर आप उसमें फिट नहीं बैठोगे तो वो आपसे बात नहीं करेगी। देखिए, ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस वाले, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत। जितने भी विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो रही है, उसने अपने राज्यों में कांग्रेस को मुक्त कर रखा है। कांग्रेस वहां पे कहीं नहीं है। ममता बनर्जी देखो, एक सीट उपचुनाव में कांग्रेस ने जीता, उसको भी ममता बनर्जी ने एन केन प्रकारेण अपने पार्टी में मिला लिया, टीएमसी में। साउथ चले जाइए, तमिलनाडु में स्टालिन, कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं दे रही है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस कहीं नहीं है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया कह लीजिए, यहाँ पे हिमाचल जीता है कांग्रेस ने, और एक अभी कर्नाटक जीता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से कह रही है वापस आएंगे। राजस्थान का है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है। बिहार में कांग्रेस की थोड़ी बहुत वहां पे ताक है, लेकिन यूपी देखिए, बीजेपी 2000 में जब वाजपेयी जी की सरकार गई थी तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि बीजेपी की सीटें यूपी से कम हो चुकी थी। जो 60-59 की जब 2004 से पहले जो वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, वो बहुत कम हुई थी और यूपी से बीजेपी को उस तरीके का समर्थन नहीं मिला था। तो अगर जो, और ये भी कहा जाता है कि जो यूपी जीतता है वही सेक्टर में गवर्नमेंट बनाता है, तो यूपी में कांग्रेस का कोई भी जो कह लीजिए कुनबा जो ये कहते हैं मजबूत हो रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। यूपी में क्या स्थिति है? क्या ये अखिलेश यादव इनको फिर से अपने साथ मिला के काम करेंगे? जो यूपी के 2 लड़के एक बार वापस आए। रही बात अब एनडीए का कुनबा बढ़ना, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस दौरान एनडीए जो एक कहा जाता था, उसके जो घटक दल थे, बहुत घटक दल अलग हो चुके। जैसे अकाली दल अलग हो चुका, तो पंजाब में दोनों का पतन हुआ, का भी पतन हुआ तो अकाली दल का भी पतन हुआ, और वहां पे एक पार्टी आके वहां खड़ी हो चुकी, जो कि कांग्रेस को सबसे बड़ा डेट किया। वही देखिए, अरविंद केजरीवाल ने यही शर्त रखी थी बिहार में, जो हुआ था कि कांग्रेस हमें सशर्त जो अध्यादेश है जब लाया जाएगा उस पर नहीं, उस पर तो सहमति बन गई ना। आज की बहुत बड़ी खबर है ये, बिल्कुल सर्वेश्वर जी, इस पर तो सहमति बन गई है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख इस पर स्पष्ट कर दिया है कि वो अध्यादेश के खिलाफ, केंद्र का जो अध्यादेश है उसके खिलाफ ही वो रहेंगे और सदन में भी इसके खिलाफ रहेंगे वो। लेकिन अमित जी, आप ये देखो, जो ग्राउंड ओल्ड पार्टी कही जाती है, वो कितना, उसका स्तर कितना गिर चुका है कि एक नई नवेली पार्टी के जिद के आगे और उससे बार्गेन करने में नई नवेली पार्टी सफल हो पाई है। तो आप इस चीजों को भी समझो। बीजेपी कांग्रेस को हटाई राज्यों से या केंद्र की सत्ता से, लेकिन ये जितने भी विपक्षी दल, इनके जितने भी आप कह रहे हो 25 पार्टी 26 पार्टी, उनके राज्यों में देख लो कांग्रेस का क्या स्तर है। वो खुद ही वहां पे मान्य दे रहे हैं। तो क्या बंगाल बिना कांग्रेस, यानी आप ये कह रहे हैं सर्वेश्वर जी, आप ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता को लेकर एनडीए में बेचैनी है? ये जो दावा किया जा रहा है विपक्ष की ओर से, इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, आप ये कह रहे हैं?
हाँ, कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूं, ममता बनर्जी कांग्रेस को कितना सीट बंगाल में देगी, आरजेडी जेडीयू कितना सीट बिहार में कांग्रेस को देगी। नहीं, लेकिन सर्वेश्वर जी, फिर ये तो दोनों तरफ देखा जाएगा ना। जो बात तो अभी मैं मुकेश जी को बोल रहा था, तो ये तो एनडीए में भी होगा। जब सीट शेयरिंग की बात होगी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, बात आगे बढ़ेगी, जो राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण होंगे, तो उस हिसाब से तो एनडीए में जो पार्टियां हैं वो भी तो करेंगी ना इस तरीके से नेगोशिएट। तो पार्टियां जो है एनडीए के खिलाफ कहीं भी गवर्नमेंट बना नहीं रखी है। क्या अकाली दल बीजेपी के खिलाफ कहीं भी किसी राज्य में गवर्नमेंट है? उसका नहीं है। टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ बंगाल में काबिज है, वहां पे वो अपना वर्चस्व दिखाती है। अभी के उस चुनाव में देख लीजिए, वहां के पंचायत चुनाव में क्या खूनी खेल हुआ है, कांग्रेस कितने सीट जीत पाई, वहां पे क्या किया ममता बनर्जी ने। उसी तरह आप साउथ में चले जाओ, साउथ के कितने राज्यों में, आंध्र प्रदेश में क्या हाल है कांग्रेस का, तेलंगाना में क्या, जो राष्ट्र समिति है चंद्रशेखर राव की पार्टी, कांग्रेस को कितना तवज्जो देती है। तो मेरा ये कहना है कि इन राज्यों में कांग्रेस को जब कोई वर्चस्व ही नहीं देती है वहां की रूलिंग पार्टी। आ रहा हूं दयाराम जी, मैं आ रहा हूं, एक एक करके सबके पास आऊंगा मैं। जहां पे बीजेपी नहीं है, मैं उन राज्यों की बातें कर रहा हूं। ठीक है। लेकिन प्रखर जी देखिए, एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए आई कि भाई चलो ठीक है, आपने आम आदमी पार्टी के जो अध्यादेश है, उस केंद्र का जो अध्यादेश है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी का आपने समर्थन करने का फैसला किया है। ये अच्छी बात है कि भाई चलिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो विफरी हुई थी, तो बार बार कह रहे थे कि आप इसको लेकर अपना जो रुख है उसको स्पष्ट करिए। लेकिन ममता बनर्जी रात्रि भोज में शामिल नहीं होंगी। 17 जुलाई को जो रात्रि भोज रखा है उसको लेकर ये खबर सामने आ रही है कि वो उसमें शामिल नहीं होंगी। भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जुड़ रही हैं तो टीएमसी बिछड़ रही है, यानी कि रायता जो है वो एक तरफ से आप समेटते दूसरी तरफ से फैल जा रहा है। कैसे होगा ऐसे? कैसे ये एकता बनेगी? ममता बनर्जी ने बोल दिया कि वो एनडीए के साथ जा रही हैं, बीजेपी के साथ जा रही हैं? नहीं, ये नहीं बोला उन्होंने, तो ये भी नहीं कहा नहीं बोला ना। तो अगर ये आप सोच रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ चली जाएंगी तो ये गलत है। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी को लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बोला था कि पार्लियामेंट्री जो सेशन चालू होगा उससे पहले हम आपको फैसला बता देंगे कि हम कैसे। और वैसे भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको चेंज कर दिया गया। ये अपने आप में पहली बार हुआ है इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो सरकार को राइट दिया गया वो राइट छीन दिया गया आपने अध्यादेश ला करके। तो उसके खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी है। तीसरी चीज देखिए, बीजेपी को अब डर लग गया है, वो जानते हैं कि वो हारने वाले हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आपने आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। जो बात सर्वेश्वर जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सामने आपने सरेंडर कर दिया क्योंकि आपको लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अगर बैठक में शामिल नहीं होती है तो विपक्षी एकता के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। दो राज्यों में एक पार्टी सरकार चला रही है, उस पार्टी का अगर वो पार्टी अगर उस बैठक में शामिल नहीं होती है तो ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, विपक्षी एकता के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। उस सेटबैक से बचने के लिए कि वो झटका आपको ना लगे, इसलिए आपने सरेंडर कर दिया। ज्यादातर उस अध्यादेश पर देश की ज्यादातर पार्टियों ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। जो गलत है वो गलत है, और गलत के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी शुरुआत से लड़ती हुई आई है। तो इसमें, और रही बात तो फिर कांग्रेस का गिन लीजिए कि कितने स्टेट में कांग्रेस की सरकार है और कितने स्टेट में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम बचा। मुकेश जी आप भी रखिए अपनी राय, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। मुकेश जी बोलिए। देखिए, सबसे बड़ा बुनियादी जो फर्क है एनडीए में और यूपीए में वो ये है कि इनके पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं। उसको लेकर के अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी और उसको लेकर के जो द्वंद होंगे, और हो सकता है वही एक आधार बन जाए विभाजन का। दूसरा सीट शेयरिंग का, अभी बोला उन्होंने कि सर्वेश्वर जी ने कि सीट शेयरिंग किस आधार पे करने वाले हैं। सबको अपनी अपनी सीट चाहिए, अपने अपने स्टेट में सीट चाहिए, तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, संभावना ये है। तो इनके आपस में भी सीट शेयरिंग को भी लट बजेंगे। तो आप, एक तो प्रधानमंत्री का आपके पास चेहरा नहीं है, दूसरा आपके पास सीट शेयरिंग कोई फॉर्मूला। हमारे यहाँ जो भी ज्वाइन करता है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा फिक्स है कि वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, सही बात है। और हमारे जो आपस में समीकरण बना करके तब वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है सर, मेरे पास समय बहुत कम है। दयाराम जी जल्दी से सर, हाँ बोलिए आप जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने छोड़ा। हाँ दयाराम जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। सर आपकी आवाज चली गई। हाँ दयाराम जी आप बोलिए। हाँ, पार्टी के आने से पूर्वांचल के जो 32 सीटें हैं उसमें एक आपको जनाधार देखने का मौका मिलेगा। कम से कम 12 सीटें ऐसी है जहां पे राजभर समाज का
हर लोकसभा में 2-2 लाख वोट है। तो इससे ऐसा नहीं, आपने देखा होगा 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वोट ट्रांसफर हुआ तो हमने वोट दिया। ठीक है सर, ठीक है सर्वेश्वर जी, जल्दी से आखिरी 10 सेकंड में, सर्वेश्वर जी जल्दी से आखिरी 10 सेकंड में, समय नहीं बचा मेरे पास। अमित जी, ये बहुत अच्छी बात है कि राजभर पार्टी के साथ एनडीए का गठबंधन हुआ है, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है कि राजभर जी कितने भी कि इस गठबंधन को लेके जो कहते हैं ना एक सकारात्मक रुख अपनाते हैं, क्योंकि जो उनका चलिए बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो विपक्षी एकता कह रही है कि हमें बल मिल रहा है, लगातार ये बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए की ओर से भी अपने कुनबे को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कौन पड़ेगा किस पर भारी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।